Hello and welcome to yours on YouTube channel. Let's make GS easy. I'm Kajal Upadhyay. Hope you all are good. So previously we have discussed about the some important council acts, and they were 1861 Council Act, 1892 Council Act, and the 1909 Council Act, right? So we have studied in those acts that how our legislative council was expanded by the increment of number, especially of Indians in the legislative councils, right? So today we will be discussing about the Government of India Act 1919. So ये जो है एक मतलब एक और अब बड़े लेवल पर क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा और किस तरह से इसमें क्या होगा, जो इंडियंस हैं उनको बढ़ाया जाएगा, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें बढ़ाया जाएगा। प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि किस तरह से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियन का पार्टिसिपेशन जो है वो शुरू हो चुका है, ऑल्दो वो पहले नहीं था। ठीक है, पहले नहीं था, सिर्फ काउंसिल्स एक्ट में आने के बाद में वो आया। जब ये गवर्नमेंट ऑफ गुड गवर्नमेंट एक्ट जब आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ऑफ कोर्स, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट शुरू हो रहे हैं। तो वो हमारे लिए इम्प्रूवमेंट क्यों करना चाहेंगे लॉज में? एक्चुअली दे वर नॉट डूइंग, ठीक है, विद देयर चॉइसेस। हम लोग अब इनफ अवेयर थे उनकी पॉलिसीज से, ओके, और अब हम वर्ल्ड में क्या हो रहा है इससे भी अच्छी तरह से अवेयर थे। ठीक है, देखिए कुछ चीजें ऐसी हुई जैसे मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, कि जो हमारे यहाँ का जो आप कह सकते हैं कि जो लिटरेट जो हमारे यहाँ का वर्क था, जो लिटरेट ग्रुप था, उसने क्या किया था, दे हैव स्टार्टेड टू क्वेश्चन दैम देयर पॉलिसी एंड क्वेश्चन दैम कि आप जैसे रूल कर रहे हो कहाँ, इंग्लैंड में, ठीक है, सेम उसी पॉलिसी से यहाँ पर भी करो। ठीक है, और किसी तरह का क्या है, हमारे साथ में किसी भी तरह का कोई भेदभाव मत करो, किसी तरह की कोई पार्शलिटी मत करो इन बिटवीन द इंग्लिश एंड इंडियंस। तो ये कुछ जो फैक्ट्स है वो सामने लेके आए और दे हैव स्टार्टेड टू डिमांड एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन आवर ओन गवर्नमेंट, राइट? सो उनकी बातों को धीरे धीरे माना भी गया। हालांकि एक तरफ तो वो बात मानने के लिए कुछ कुछ एक्ट लेके आ रहे थे, जैसे इससे पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लेके आए, उसमें क्या किया था, सीट्स बढ़ा दी गई थी लेजिस्लेचर की। ठीक है, अब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आएगा, इसमें क्या किया जाएगा, और ज्यादा सीट्स जो है बढ़ा दी जाएंगी, और जो इंडियन का प्रेजेंटेशन होगा स्पेशली एट प्रोविंशियल लेवल, उनको क्या किया जाएगा, उनको इनलार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज किया जाएगा। तो अभी जो हम बात करेंगे कि किस तरह से वो मजबूर होते चले गए आगे धीरे धीरे चल के हमारी बातों को मानने के लिए, और किस तरह से वो ये कानून सिर्फ इसलिए लेके आ रहे थे कि क्योंकि उनको वर्ल्ड वाइड अपना स्टेटस क्या रखना था, मेंटेन रखना था, इमेज अच्छी रखनी थी। तो एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताती हूँ कि वो ये कानून और एक्ट लेके तो आ रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये शो करते थे कि डोमिनेंस उन्हीं का है। ठीक है, इससे पहले आपने देखा होगा कॉर्नवालिस के टाइम पे कि कॉर्नवालिस ने क्या किया था, जो आईसीएस ऑफिसर है। अच्छा, हु वर दी आईसीएस ऑफिसर्स? स्टार्टिंग में देवर द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी, बाद में उन्हीं को कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया, आईसीएस ऑफिसर्स बना दिया गया। ठीक है, व्हेन दे वर एंगेजिंग इन द कंपनी, दे वर टेकिंग लॉट ऑफ ब्राइब, लॉट ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम देयर नेटिव्स और फ्रॉम जो प्रोविंशियल लोकल्स थे। ओके, उनसे कुछ कुछ वो लेते रहते थे। तो उन्होंने बोला कि इफ यू वांट टू एंड ऑफ दिस करप्शन और दिस करप्ट पॉलिसी, देन यू हैव टू क्या, इंक्रीज देयर सैलरीज। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, ही मेड अ लॉ इन विच he has said that the salary of a ICS officer will be 1500 per month, okay, rupee 1500 per month। और जो 1% अलग से रेवेन्यू होगा उस एरिया का जिसमें कि वो क्या है, कलेक्टर है, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट का, वो भी क्या होगा, उसको एज अलाउंस दिया जाएगा।
पहली चीज तो ये कि मतलब अगर उनको उन्होंने करप्शन खत्म करने के लिए कहीं काम किया तो कुछ मॉडिफिकेशन जैसा दिखा ही नहीं। 1500 रुपए सैलरी दे रहे, 1% रेवेन्यू दे रहे हो। और आपको ये अंतर तब समझ आएगा कि वो किसी भी इंडियन को हायर लेवल पे नहीं हायर करते थे। इंडियन की जो मैक्सिमम सैलरी होती थी एनुअली वो 500 रुपए होती थी। ठीक है, वो क्या होती थी, 500 होती थी, शायद इन टर्म ऑफ यूरो ऑल्सो। ठीक है, और उससे ज्यादा सैलरी वाले जो पद होते थे उस पर सिर्फ किसको हायर किया जाता था, सिर्फ इंग्लिश को हायर किया जाता था। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं। कॉर्नवालिस के भाई थे, वेलिंगटन करके नाम था उनका कुछ, वो इंडियन आए थे। उन्होंने बोला था कि वहां जाके जब वो व्हेन ही बैक टू लंदन, तो ही सेड दैट कि इंडिया का जो अलग ही मतलब रूप है वो देखने को मिल रहा है इंडिया में ब्रिटिश का। दे डोंट रूल एज दे आर रूलिंग इंग्लिश। ठीक है, सो उनका उनके लिए तो इन्होंने तलवार के नोक पे कानून बना रखे हैं। किसके लिए, इंडियंस के लिए। उस तरह से उनको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते जैसे कि लंदन में होता है। अगर किसी भी लॉ को लेके आने के लिए जो रूल लंदन में है सेम लॉ के लिए, वहां पर वो रूल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वहां पे काफी ज्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे पार्शलिटी है। ठीक है, तो ये सब कारण हो गए कि और ज्यादा इंडियंस ने अपने रिप्रेजेंटेशन की बात की लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, या मेकिंग ऑफ इंडियन लॉज में। ठीक है, और क्या था कि अब भारतीयों में इतनी हिम्मत कैसे आई, बताती हूं मैं। इस एक्ट से ठीक 1 साल पहले वर्ल्ड में कुछ घट रहा था, ऑलमोस्ट 4 साल के लिए, और उसको क्या बोला गया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, 1914 टू 1918। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की अगर बात करें तो डेफिनेटली ब्रिटेन वाज अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, हालांकि बाद में इनकी विक्ट्री होगी, बट इट डजेंट मैटर कि विक्ट्री किसकी होती है। विक्ट्री किसी की भी हो, जो भी लड़ेगा उसके रिसोर्सेज तो फॉर श्योर क्या होंगे, यूज होंगे, और कहीं ना कहीं मेंटल अनस्टेबिलिटी भी आएगी। हालांकि इंडिया की जो मतलब इंडिया की जो फौज थी, जो लोग थे ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है, वो भी इस वॉर का क्या रहे, हिस्सा रहे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 टू 1918 इंडियन फाउंडेड कि किस तरह से अब ये क्या है, कमजोर हो रहे हैं। पहला रीजन तो ये कि वर्ल्ड वॉर में इनके रिसोर्सेस क्या होने लगे थे, कम होने लगे थे। ठीक है, तो इनकी अब इंडियंस को एबोलिश करने की जो पॉलिसी थी वो और एक्सपेंड करने वाली थी, और ज्यादा पैसा लाओ और ज्यादा, क्योंकि इनको क्या करना था, या तो वो क्षतिपूर्ति या वो लॉस उन कंट्रीज से पूरा करना था जो इन्होंने हराई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, या फिर उनसे जो इनकी कॉलोनीज थी। तो कहीं ना कहीं हम ही से निकलवाना था। पहला फैक्टर तो ये था। दूसरा, इंडियन वर अवेयर व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ दैट। ठीक है, अब वर्ल्ड में हो क्या रहा था, वर्ल्ड में हो रहा था ये कि आपको जैसे कि पता होगा, इंडिया वाज नॉट द सिंगल कंट्री, ठीक है, जो कि इनकी कॉलोनी था। देयर वर लॉट ऑफ कंट्री इन एशियन एंड अफ्रीकन को सब कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट, राइट। सब अपनी फ्रीडम के लिए क्या कर रहे थे, ऑल वर फाइटिंग अगेंस्ट देम। ठीक है, सारे के सारे अपनी फ्रीडम के लिए इनसे लड़ रहे थे। इस चीज का इंडिया को भी पता था। ठीक है, अब कनेक्टिविटी के जो सोर्सेस थे वो बढ़ चुके थे। ठीक है, वेल लिटरेट होने लगे थे, लंदन में आना जाना ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने भी अब इन बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी चीजों की डिमांड कर दी। देखिए, ये क्या था, कहीं ना कहीं फर्स्ट बिना बोले कि हमें आजादी चाहिए, तरीका था इंडियंस का कि इस तरह से हम धीरे धीरे इनसे अपनी चीजें क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, किसके लिए, फ्रीडम के लिए, क्योंकि जगह जगह पर फ्रीडम फाइट्स हो रही थी। और उससे पहले ही गांधी जी जैसे 1915 में गांधी जी जैसे लोग ही वेंट बैक टू इंडिया। ठीक है, तो वो इंडिया आ चुके थे, है ना। तो चंपारण में उन्होंने क्या किया, साइन था फर्स्ट डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था उसका पहला, चंपारण मूवमेंट, कि कैसे इनकी बातों को नहीं मानना है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज थी, और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी हुए। तो इन्होंने एक तरफ तो क्या किया,
एक्ट्स बनाए कि अब हम सुधार के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ लॉज लेके आ रहे हैं, कानून बना रहे हैं। दूसरी तरफ जो इन एक्ट्स का नेगेटिव फेस है, ये दिसंबर में बना था एक्ट, ठीक है, और दिसंबर 1919 में इंडिया आया था, मतलब उससे पहले मार्च 1919 यानी मार्च 1919 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट, ठीक है। जब इंडियंस ने देखा कि होल द वर्ल्ड फाइटिंग अगेंस्ट दैम फॉर देयर फ्रीडम, ठीक है, स्पेशली एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, सो दे हैव स्टार्टेड टू डू द सेम, राइट। ये एक एक्ट लेके आए कि कोई भी चाहे मूवमेंट करने वाला हो, चाहे रिवोल्यूशनरी हो, और बल्कि रिवोल्यूशनरी जो कि मतलब हथियार उठा के चलते थे उनको तो ये टेररिस्ट बोलते थे, भगत सिंह, सुभाष, ये बाद में जो होंगे चंद्रशेखर आजाद वगैरह, इन सबको तो ये दे वर कॉल्ड देम टेररिस्ट, ठीक है। तो हमारे जो क्रांतिकारी हैं इनके लिए टेररिस्ट थे ये, आज भी उनको टेररिस्ट ही बोलते हैं। मन करता है कि अब गुस्सा तो आता है ये सब सुन के, ठीक है, जिन्होंने अपनी जानें दे दी देश के लिए। इन्होंने जो रूलेट एक्ट लेके आए थे ये मार्च 1919 में, उसमें जो लॉ था वो ये था कि आप बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा तो छोड़ दीजिए, बिना विदाउट एनी कन्विक्शन इन कोर्ट, ठीक है। आज कानून क्या है, आईपीसी को ही फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। आईपीसी 1860 मैकॉले की देन है, और उन्हीं के देन 1854 क्या था, आईसीएस, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने वो किया था, ठीक है। तो उसमें साफ लिखा था कि विद इन 24 hours यू हैव टू रिप्रेजेंट द कॉन्विक्ट इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी जज के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको पेश करेंगे, फिर वो जेल जाएगा उसके ऑर्डर से। तब तक तो वो लोकल पुलिस की कस्टडी में रहता है, या आप लॉकअप भी बोल, लॉकअप वाली भाषा समझे तो दोनों एक अलग चीज है, लॉकअप और जेल बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। लॉकअप जनरली फाउंडेड इन पुलिस स्टेशन एंड जेल इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। अब इन्होंने उस रॉलेट एक्ट में क्या किया कि ना तो हम कोर्ट में पेश करेंगे और ना ही हम क्या करेंगे, कोई वारंट बनाएंगे, विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी कन्विक्शन, ये सीधा क्या करेंगे, अब उनको जेल में डालना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। जब इन्होंने उनको जेल में डालना शुरू किया, क्यों कि इनकी जो डिमांड्स है किसकी, इंडियंस की, ज्यादा बढ़ रही हैं। अब फटाफट इनके आंदोलन को कुचलो, जैसे कि विश्व स्तर पर वो एट वर्ल्ड लेवल दे वर डूइंग कि किस तरह से ये उनको क्रश कर रहे थे, बिना किसी जांच पड़ताल के इन्होंने धड़ाधड़ फांसियां दी, जैसे इंसान नहीं पशुओं, ठीक है। और ये बहुत दुख की घड़ी थी हमारे लिए कि मतलब अभी भी मैं मतलब विपिन चंद्रा आप पढ़ेंगे या आप कुछ स्पेशल बुक्स है तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से आप लोग क्या हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे उन चीजों को देख के कि कैसे उनको क्या दी गई, फांसियां दी गई बिना किसी केस के, बिना किसी जांच पड़ताल के। तो वो एग्रेशन और ज्यादा बढ़ना था, तभी तो बाद में जो ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ये सब इस तरह के लोग आए कि मरना फिर भी हम, अब उन्होंने ये सोचना छोड़ दिया था कि जिंदगी रहेगी, बट अब उनका टारगेट क्या था, भगाना है, ठीक है। तो जब ये एट अ बिग लेवल इस तरह का मस्कार मचा रहे थे, ऐसे जेल में भेज रहे थे, उसी समय पे वर्ल्ड वाइड डिमांड होने लगी, और या फिर इन्हीं की कैबिनेट के कुछ लोगों ने भी बोला इवन कि इंडियंस के साथ में जो हो रहा है दिस इज नॉट गुड, दे आर डिमांडिंग फॉर देयर राइट्स। तब वो ये इस तरह का जो एक एक्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको लेकर आए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या था और क्या ये कभी काम कर पाया। आज का जो वर्तमान संविधान है हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से आज हम इतने मजबूत हैं, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, उसकी जो पहल थी, क्या इसमें उसके कुछ कदम नजर आते हैं, कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं कि किस तरह से कुछ जो लक्षण है आज के संविधान में भी नजर आते हैं। इसके बाद भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा, उसके बाद में इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा। मैक्सिमम पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो 35 से लिया गया है, जो कि इसके सही बाद आएगा, लेकिन हाँ इससे पहले ही शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर में जो क्या है, फैक्टर्स मौजूद हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट रिफॉर्म भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है मॉन्टेग्यू थे उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और चेम्सफोर्ड हमारे वाइसरॉय थे। ठीक है, उन दोनों की प्रेजेंस में ये रिफॉर्म या कह लें एक्ट आया, तो इसको क्या बोला गया, मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म रिफॉर्म बोला गया। जैसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म था ना, मार्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और मिंटो कौन थे, वाइसरॉय। ठीक है, उसी तरह से ये आया था, तो उनके नाम पे ही क्या किया गया है, इन रिफॉर्म्स का नाम रखा गया है। चलिए बात करते हैं, इसमें पहली बार बात की गई रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस। अब इन्होंने क्या किया है कि प्रोविंसेस के ऊपर अपना जो कंट्रोल है थोड़ा ढीला छोड़ दिया है। किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ढीला छोड़ा है। अब जो प्रोविंसेस है दे वर इंडिपेंडेंट टू मेक लॉज, ठीक है, इवन दे वर इंडिपेंडेंट टू मेक बजट फॉर देयर प्रोविंसेस, राइट। ठीक है, लेकिन याद रखना प्रोविंसेस में भी गवर्नर होता है, जैसे सेंटर में क्या है, वॉइसरॉय है। यहाँ भी बजट जो बनेगा आप बना तो सकते हो, आपका लेजिस्लेचर बना तो सकता है, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब इम्प्लीमेंट के लिए जो गवर्नर डिसाइड करता वो क्या होता, फाइनल जजमेंट। चलिए, हालांकि इसका कोई प्रोसेस होता है, गवर्नर भी कई बार कुछ नहीं कर पाता। पर्टिकुलर लेजिस्लेचर में जो कानून आता है वो क्या आता है, एक वोटिंग के थ्रू आता है। ठीक है, इस बीच में मैं आपको बताऊंगी कि 1 मिनट लूंगी मैं। ठीक है, एक है ना टोल रूल है 1991 का, ट्रैफिक के अंदर, ट्रैफिक रूल्स में। उसमें क्या है कि जो आर्मी सर्विस वाले होते हैं, आर्मी वाले, डिफेंस पर्सनल जितने भी हैं, मतलब दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टोल। ठीक है, और उनको जो है टोल से फ्री किया गया। बाद में 1956 में उसको अमेंड किया गया। 1956 तक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, यानी अब जो हमारी नई लेजिस्लेचर है, यानी जो पार्लियामेंट है, उसके द्वारा उसको अमेंड किया गया। उसमें ये है, उसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया, कब तक, किसके लिए, 1942 में एयरफोर्स के लिए, 1956 तक आते आते नेवी के लिए भी। पहले सिर्फ आर्मी के लिए, यानी टेरिटोरियल जो फोर्सेस थी उनके लिए किया गया था। ठीक है, अभी ये सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस के लिए। अब 2014 में एक लेटर आया जिसमें कहा गया कि अगर सर्विस आर्मी पर्सन से ऑन ड्यूटी है तो ही वो क्या है, टैक्स से एग्जम्प्टेड होगा। ये जो 2014 में आया है ये एक आरटीआई एक्ट है। ठीक है, और फिर इस पे कुछ जजमेंट आए। जो कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, लॉ एंड जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने ये कहा कि 2017 में भी 2003 में भी कि एक आरटीआई एक्ट जो है वो क्या है, लेजिस्लेचर से ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है, लेजिस्लेचर से ऊपर नहीं हो सकता है। तो इसमें जो टोल वाले हैं वो किसको फॉलो करते हैं, 2014 का जो क्या है, सब कुछ सब नहीं करते, कुछ कुछ करते हैं, जो एनएचआईए की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, वाइल इसके ऊपर कुछ शूट्स फाइल हुए हैं कोर्ट में, जिन शूट्स में लगभग कौन जीता है, आपको जानकर खुशी होगी कि आर्मी पर्सनल, क्योंकि लेजिस्लेचर से बड़ा कुछ नहीं है आज भी। इस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को ये बात बताई है। चलिए आगे चलते हैं, डिमार्केशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, डिमार्केशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट विच मीन्स कि अब उन सब्जेक्ट को क्या किया, डिमार्केट कर दिया गया, उनको डिवाइड कर दिया गया इन दी रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट में। दो लिस्ट बनी, जैसे कि आज भी होती है ना लिस्ट, कौन कौन सी लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें क्या होता है, सेंटर बनाता है लॉ, इसमें स्टेट बनाता है, इसमें बोथ। ठीक है, लेकिन याद रखना इसमें फाइनल डिसीजन किसका होता है, सेंटर का होता है। इसी तरह से अब देखो आज के संविधान में भी इलेक्शन देखने को मिल रहा है, आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो पहले भी इलेक्शन क्या था, मौजूद था, जिसको शुरू में बोला गया रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड मैटर। ठीक है, इस रूल को बोला गया डायरकी। ठीक है, दो अथॉरिटीज क्या करती हैं, अलग अलग वर्क रख के एक साथ क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, दो अथॉरिटीज की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन दोनों अथॉरिटी, यहाँ जो अंतर है देख, एक बाइकैमरलिज्म आएगा, याद रखना ये उससे कैसे अलग है, यहाँ दोनों अथॉरिटीज अलग अलग कानून पे क्या कर रही हैं, अलग अलग मैटर्स पे लॉज बना रही है, अलग अलग मैटर को अलग अलग सब्जेक्ट पे लॉज बना रही है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अभी हम बाइकैमरलिज्म पे भी आने वाले हैं। तो देखिए क्या थे रिजर्व मैटर और ट्रांसफर्ड मैटर।
ठीक है। रिजर्व मैटर वो थे जो कि गवर्नर के पास होते थे। और हाँ, 1919 में ये सब कहां पर लागू हुआ था? सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे, ना कि सेंटर लेवल पे। ये सिर्फ प्रोविंस को फ्री दी थी। सेंटर में तो उतना ही क्या है, स्ट्रांग है अभी भी चीजें, वॉइसरॉय उतना ही स्ट्रांग है जितना प्रीवियसली था। ठीक है, तो ट्रांसफर्ड रिजर्व मैटर में फाइनेंस एंड लॉ रख लिया गया कि कानून और पैसों वाली बात जो करेंगे वो हम करेंगे। और ट्रांसफर जो कि किसको दिए गए? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें कि ज्यादातर लोग कौन थे? इंडियंस थे। उसमें कौन से मैटर डाल दिए गए? एजुकेशन, हेल्थ और रोड वगैरह, ये सारी चीजें। रोड तो वैसे सेंटर के अंडर आता है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं थी, वो सारी उसमें डाल दी गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये भी हेडेड बाय द गवर्नर होता था, ये भी हेडेड बाय, डेफिनेटली फर्स्ट पर्सन कौन हो गया प्रोविंस में? गवर्नर हो गया। ठीक है, इसको जो इस पर जो काम करता था वो कौन करता था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और यहाँ कौन करता था? लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब प्रेजेंस ऑफ द इंडियन ज्यादा है, याद रखना। एग्जीक्यूटिव अभी भी स्ट्रांग है और ज्यादातर किसके हाथ में है? ब्रिटिश के हाथ में है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, इन मैटर्स पे ये जो लॉ बनाते थे ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। जवाबदेह नहीं होते थे कि हमने ये क्यों बनाया है, क्यों नहीं बनाया। हालांकि दे वर क्वेश्चनिंग ऑन दैट, बजट पे भी क्वेश्चनिंग कर सकते थे, बट अब इनको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले ना मिले, इट डजेंट मैटर। ठीक है, वो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेजिस्लेचर में ये कानून बने थे। ठीक है, ये कानून जो बने थे वो इसलिए बने थे कि ताकि जो जो इन मैटर्स को है, एजुकेशन और हेल्थ जो है, इन पर कानून बनाए जा सके। तो ये कुछ ही ऐसे मैटर्स थे जिन पर कानून बनाए गए। अब चलिए, अब बात करते हैं आगे की। और इसको क्या बोला गया? डायरकी रूल। याद रखना, फिर से रिपीट करती हूँ कि जो सब्जेक्ट है उनका डिवीजन हो गया। ठीक है, डिमार्केशन हो गया, और उसी को बोला गया है डायरकी रूल। क्योंकि दो लिस्ट बनी थी, एक रिजर्व और एक ट्रांसफर। रिजर्व में जो सब्जेक्ट है वो रख लिए गए, रिजर्व के नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए? गवर्नर के लिए। और जो कुछ सब्जेक्ट है वो आगे ट्रांसफर कर दिए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल को। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? याद रखना, कानून बनाना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको इम्प्लीमेंट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहली बार पहली बार क्या हुआ? डायरेक्ट इलेक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ। अभी तक डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, और इसमें वोटर्स का जो नंबर था वो अपर, चलिए अभी बताती हूँ मैं। डायरेक्ट इलेक्शन का नंबर जो था वो इंट्रोडक्शन हुआ, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और बायकैमेरलिज्म इन गवर्नमेंट आया। ठीक है, बायकैमेरलिज्म क्या होता है? देखिए, कुछ लोगों को डायरकी और बायकैमेरलिज्म में ना ज्यादा अंतर समझ नहीं आता है, इसीलिए मैंने बोला बहुत ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया था? बाइकैमेरलिज्म का मतलब होता है किसी भी पार्लियामेंट के दो रूप होते हैं, किसी भी लेजिस्लेचर के। आज क्या है, हमारे पार्लियामेंट के दो रूप है, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस। बिल्कुल वही बात हो रही है, ये भी बिल्कुल क्या हो रही है, वही बात हो रही है। एक अपर हाउस था और एक लोअर हाउस था। ठीक है, तो अपर हाउस को काउंसिल स्टेट बोला गया और लोअर हाउस को क्या बोला गया? लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें इनडायरेक्टली चुन के जाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा ये तो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो लॉज हैं उनका क्या जो मतलब रूल है बाइकैमेरलिज्म का। दो पार्ट ऑफ द एनी पार्लियामेंट। ठीक है, व्हेन पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज अभी भी प्रेजेंट है। दो सदन होते हैं संसद के, दैट इज लोअर हाउस एंड वन लोअर हाउस एंड अपर हाउस, राइट। ठीक है, तो अब इनमें डायरेक्ट इलेक्शन कराए गए। कौन से मेथड से होते थे? डायरेक्ट इलेक्शन। अब आप इन दोनों में, डायरकी में और बाइकैमेरलिज्म में अंतर समझिए। डायरकी जो है, याद रखना, ये एक अथॉरिटी है जो दोनों अलग अलग मैटर्स पे काम कर रही है। ठीक है, दोनों क्या कर रही हैं? मतलब एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है। ठीक है, लेजिस्लेचर जो रूल बनाता है उनको जनरली एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है। बट यहाँ पे अथॉरिटी है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है अब। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एग्जीक्यूटिव भी काउंसिल बना के अपने आप से उनको क्या करती थी? इम्प्लीमेंट करती थी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के लिए
कई बार मतलब जैसे मान लो एग्जांपल देती हूँ कि प्रेसिडेंट ने 6 महीने के लिए कोई भी क्या कर दिया, बिल बना दिया, ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, ठीक है, अथॉरिटी, बट वो उसकी वैलिडिटी तो 6 मंथ ही है, तो इतनी पावर नहीं है किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में भी कि 6 मंथ या 12 मंथ से ज्यादा वो करे। हालांकि पावर है कि एक इमरजेंसी पीरियड में ऐसा कर सकता है। चलिए वापस आते हैं दोनों के डिफरेंस। तो ये दो अलग अथॉरिटीज हैं जो अलग अलग मैटर पे क्या कर रही हैं, लॉज बना रही हैं। लेकिन ये जो दोनों अथॉरिटीज है दो सदन, ये क्या करेंगी, सेम सब्जेक्ट पे ही क्या करती हैं, लॉ बनाती हैं। बिना इनके ये लॉ पास नहीं कर सकते और बिना इनके ये लॉ पास नहीं कर सकते। अब दोनों का अंतर होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया डायरकी और ये हो गया बाइकैमरलिज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं द्विसंसदीय व्यवस्था, राइट। चलिए आगे बात करते हैं कि पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए, तो इसमें लोअर हाउस के लिए जो वोटर्स थे, क्योंकि वोटर जो है ना सबको नहीं बनाया गया था, वोटर क्या है, सबको नहीं बनाया गया। इसके लिए जो कुछ पर्टिकुलर जो टैक्स पेयर्स थे, यूनिवर्सिटीज के लोग थे और जो कुछ पढ़े लिखे लोग होते थे, वो उन्हीं को क्या था, वोटिंग राइट था, ठीक है। तो इनका नंबर जो था इन लोअर हाउस वो था अप्रोक्सीमेटली 9 लाख प्लस, ठीक है, वोटर्स का। और अपर हाउस के लिए जो वोटर यानी जो उनसे नॉमिनेट होके आगे जाते हैं, इलेक्ट होके जाते हैं, उनका नंबर था वोटर्स का, वो वोट करने वाले थे अप्रोक्सीमेटली 17,000 प्लस, ठीक है। तो 9 लाख प्लस 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 इन लोअर हाउस, फॉर लोअर हाउस, और 17,000 प्लस फॉर दी अपर हाउस। होपफुली आपको यहां तक समझ आएगा, इसको इजीली समझाते हैं। 9 लाख से ज्यादा लोग वोटर थे भारत में, किसके लिए, लेजिस्लेशन लेजिस्लेटिव असेंबली को वोट करने के लिए भारत में, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ही रखा गया था, ठीक है। और कुछ मतलब जो क्या बोलते हैं आप, थोड़े से अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते थे उनको, इसके लिए कितने वोटर थे, 17,000, लगभग 17,000 से ऊपर ही थे, 200 300 354 या 24 करके कुछ थे, और इसमें 9 लाख 9 हजार करके कुछ थे। तो अप्रोक्सीमेटली 9 लाख 10 हजार के आसपास मान लो आप, और इसमें 17,500 से नीचे ही थे, ठीक है। तो ये नंबर हो गया। अब इसमें क्या है, अपर हाउस में, अपर हाउस में जो 34 मेंबर्स थे, ठीक है, वो इलेक्टेड थे। याद रखना मैंने वोटर बताया 17,000, सीट्स नहीं बताई है, और यहाँ 9 लाख वोटर बता, 9 लाख सीट हो ही नहीं सकती है लोअर हाउस में ना। तो 34 जो थे वो इलेक्टेड थे, और 26 लोग जो थे वो कौन थे, नॉमिनेटेड थे। और इनको नॉमिनेट कौन करता था, गवर्नर, ठीक है। कौन नॉमिनेट करता था, गवर्नर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। लोअर हाउस में 144 नंबर्स थे टोटल, ठीक है। और इसमें 144 नंबर्स में से 41 क्या थे, नॉमिनेटेड थे, बाकी सब क्या थे, इलेक्टेड थे। याद रखिए, तो दोनों का अंतर आपको समझ आएगा। याद रखना, फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिजर्व और जो ट्रांसफर्ड मैटर है वो दो अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अलग अलग मैटर पे काम कर रही है। लेकिन बाइकैमरलिज्म में सम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम बिना दोनों के वोटिंग के कोई एक कानून पास नहीं होता, यानी कि कह सकते हैं कि दोनों एक पर ही क्या करती हैं, काम करती हैं। हालांकि पार्ट दो है पर काम किस पर करेंगी, एक पर, ठीक है। चलिए, ये इस तरह से इसको डिफाइन किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें ना कुछ जो है, जो एग्जीक्यूटिव थी, अभी तक मैंने बोला किसका वर्चस्व था एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है, किसका था, वायसराय के एग्जीक्यूटिव पे ऑलमोस्ट सेंटर का कब्जा था, मतलब कि ब्रिटिश का था। इंडियन का प्रेजेंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या था, कम था, बहुत कम था इंडियन प्रेजेंस। तो अब जो 6 मेंबर्स होते थे एग्जीक्यूटिव के, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, 6 मेंबर्स होते थे, और वो जो 6 मेंबर थे उनमें जो 3/3 का रेशो था वो किसका हो गया था, इंडियन का। इट रिक्वायर्ड दैट दीज ऑफ 6 मेंबर्स, ठीक है, इट रिक्वायर्ड दैट 3 of the 6 members of the Viceroy executive council should be Indians, ठीक है। तो 6 जो लोग थे, याद रखना, लेजिस्लेचर में 6 से 16 हुए, 16 से कितने हो गए, 60, ठीक है। इस तरह से बढ़े हैं नंबर, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूटिव में अभी तक सेंटर के कितने ही थे, 6 थे शुरू से ही।
और उसमें इंडियन का प्रेजेंस की प्रेजेंट थी ही नहीं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब कंपलसरी कर दिया कि इनके प्रोविंशियल लेवल पे पिछले एक्ट में मिली थी, एग्जीक्यूटिव में भी, लेकिन सेंटर लेवल पे अभी तक परमिशन नहीं मिली थी। पहली बार एग्जीक्यूटिव में 3 मेंबर जो होने चाहिए थे वो कौन होने चाहिए थे, शुड बी इंडियन। लेकिन याद रखना, जो कमांडर इन चीफ होगा, ठीक है, कमांडर इन चीफ का क्या काम था, आर्मी डिफेंस इन सबको देखना, वो भी एग्जीक्यूटिव का ही मेंबर माना जाता था, ठीक है, वो इंडियन नहीं हो सकता था। 3 होंगे लेकिन एक्सकेप्ट कमांडर इन चीफ, ठीक है, ये याद रखना है कि कौन नहीं होता था, कमांडर इन चीफ। ओके, चलिए, तो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया इन 3 मेंबर्स में से। इस डेजिग्नेशन पे नहीं रखेंगे, बाकी पे 3 पे किसी पे भी रख लेंगे, नंबर उतना ही है। इस डेजिग्नेशन पे कौन होगा, ब्रिटिश ही होगा। चलते हैं आगे। एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। आपने देखा होगा कि इन 1909 उसको कम्युनल, जो मिंटो था, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या इलेक्टोरेट भी बोला गया था, क्योंकि पहली बार मुस्लिम्स को क्या किया गया था, क्योंकि उससे पहले 3 साल पहले 1909 से 3 साल पहले क्या हुआ था, याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। हालांकि ये इन्हीं की पॉलिसीज का रिजल्ट थी, ठीक है, इन्हीं की पॉलिसीज का रिजल्ट थी। तो कम्युनल इलेक्टोरेट बांट दिए गए थे सेपरेट, कि मुस्लिम जो वोटर्स होंगे वो किसको चुनेंगे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को। अब इसका और एक्सटेंशन कर दिया गया है, बड़ी मुश्किल से बाद में इसको कंट्रोल किया गया था, ठीक है, गांधी जी, अम्बेडकर और कुछ स्पेशल लोगों ने मिलकर इसको क्या किया था, कंट्रोल किया था, ठीक है। इनका जो एक्सटेंशन है उसको बढ़ाया गया। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं, चलिए क्या बात करते हैं कि पहले 1919 में, क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, 1909 में मुस्लिम्स को बनाया गया कम्युनल इलेक्टोरेट। 1919 में आगे क्या कर दिया गया, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन, इनको भी क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया, राइट, इनको भी क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया। किस किस को, सिखों को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यानी 4 और जोड़ दिए गए, ठीक है, इनका और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बना दिया, मतलब पूरे देश में फूट डाल दो। आज वो कौन सा है जो कनाडा में, कौन सा दल है वो, क्या नाम है, सिखों का है ना, इंडियन झंडे तक फूक रहे हैं वो, भूल गई मैं नाम उनका, ठीक है, पता होगा आपको आजकल क्या कर रहे हैं वो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी याद दिला रहे हैं अभी भी, जो खालिस्तानी है, द पर्सन हुआ डिमांडिंग फॉर खालिस्तान, ठीक है, कनाडा में बैठे बैठे और वो कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सब बातों का भी वो हवाला देते हैं, इसको उससे लिंक करके पढ़ेंगे तो अच्छे से ये भी याद रहेगा आपको। तो 1909 में मुस्लिम आए, 1919 में सिख आए, यूरोपियंस आए, एंग्लो इंडियंस आए और इंडियन क्रिश्चियंस आए। इंडियन क्रिश्चियंस कौन होते थे, जो मिशनरियों ने जिनका क्या कर दिया था, रिलीजन चेंज कर दिया था, स्टेट, स्पेशली इन साउथ इंडिया, स्पेशली इन केरला, क्योंकि इंडिया में कास्टिज्म बहुत था, तो लोअर कास्ट के, इसमें भी हमारी गलती है, लोअर कास्ट के साथ में इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था कि कोई भी बाहर वाला धर्म आके उनको मैनिपुलेट कर लेता था। आपको क्या लगता है केरला में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या मुस्लिम कम्युनिटी है, ये शुरू से ही रहे होंगे, नहीं, दे वर स्पेशली फ्रॉम हिंदूज एंड दे केम फ्रॉम दी लोअर क्लास कम्युनिटीज, ठीक है, लोअर कास्ट कम्युनिटीज, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो इसी तरह से होता था, और इसलिए क्या हुआ, उनका फिर बाद में धर्म वगैरह चेंज किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रांटेड फ्रेंचाइज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे कि मैंने बता दिया है आपको कि जिनके जो प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेटेड होते थे, टैक्स पेयर्स जो होते थे, उनको वोटिंग राइट था, जिसमें लोअर हाउस का नंबर 9 लाख से ज्यादा बताया, अपर हाउस का 17,000 से ज्यादा बताया। आगे चलते हैं। एक नया ऑफिशियल ऑफिस बनाया गया हाई कमिश्नर का, ठीक है, ये कहाँ पे होता था, लंदन में होता था, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता था लंदन में, ठीक है। इससे पहले आपको याद होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था 1858 में, जब गुड गवर्नेंस की बात की थी, तो ये जो बनाया गया, इसके काम को डिवाइड करने के लिए बना दिया, इसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो कुछ मैटर्स थे किसको ट्रांसफर कर दिए गए, हाई कमिश्नर को। याद रखना दोनों का ऑफिस कहाँ है, दोनों कहाँ काम कर रहे हैं, लंदन में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस इंडिया में भी था, ठीक है, बट वॉइस राय उसको रिपोर्ट दे रहा है। पर यहाँ पे एक बात याद रखने की जरूरत है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ना,
वॉइसरॉय से है छोटा ही, क्योंकि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर है। वॉइसरॉय एक प्रॉपर कंट्री को रूल कर रहा था। हालांकि उसको भेजता था वॉइसरॉय इंडिया में क्या क्या हो रहा है सारी रिपोर्ट, और वो वहां पे रिप्रेजेंटेशन देता था कि ऐसे ऐसे इंडिया में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। इस तरह से आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ लोगों का कंफ्यूजन था कि कौन किसका मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, तो आप दोनों को होपफुली आपको अंतर नजर आया होगा कि वॉइसरॉय ने भेजा उसको वहां पे सारी चीजें कि इंडिया में ये हो रहा है, ये हमने एट अ मिनी लेवल मिनी पार्लियामेंट के थ्रू हमने ये लॉज बनाया है, ये बजट बनाया। और उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा इंग्लैंड में? स्टेट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। उसी की हेल्प के लिए अब क्या गया है हाई कमिश्नर, और इसके जो कुछ सब्जेक्ट हैं वो किसको ट्रांसफर कर दिए गए हैं? हाई कमिश्नर को, जिसका ऑफिस कहाँ है? लंदन में। याद रखना, ठीक है। पहली बात देखिए, जब फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मैंने आपको बताया था 1892 में उनके में जो लॉ आया, उन्होंने डिमांड की थी कि इंडिया में भी इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम होना चाहिए। उसको बात को नहीं माना गया था, 1909 में भी नहीं माना गया। ठीक है, और जब दोनों बार में नहीं माना गया तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आया 1919 में, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आज आप क्या बोलते हैं? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन। हालांकि आगे जाके ये प्रोविंस में भी आ जाएगा, अभी ये सेंटर में आया है। यानी ये मान लो यूपीएससी आ गया, स्टेट पीसीएस नहीं आया। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और फर्स्ट टाइम जो इसका सेटअप था वो कब हुआ? ठीक इसके 7 साल बाद 1926 में। यानी कॉन्सेप्ट आ गया 1919 में, लेकिन सेटअप कब हुआ इसका? 1926 में। यानी कि आईसीएस जो है अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? पब्लिक सर्विस कमीशन में हो जाएगा 1926 तक आते आते। आईसीएस में नॉमिनेटेड होते थे, बाद में ओपन कंपटीशन रखा तो इससे बहुत सारे अंग्रेजों को ऑब्जेक्शन भी हुआ था। ठीक है, खैर इसको और ज्यादा चेंज करेंगे। सेपरेशन ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल बजट। पहले दोनों का बजट कौन बनाता था? सेंटर। अब दोनों बजट क्या हो गए हैं? डिवाइड हो गए हैं, दोनों का सेपरेशन हो चुका है। अब प्रोविंस को भी राइट है कि वो अपना बजट बनाए। और याद रखना कौन सी लिस्ट में? रिजर्व लिस्ट में। रिजर्व लिस्ट किसके हाथ में है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी गवर्नर के डायरेक्ट हाथों में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, प्रोविंसेस वर ऑथराइज्ड टू मेक देयर लॉज। ओके, आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन। इसका क्या काम था? ये जो एक्ट आया था 1919 में, स्टैट्यूटरी कमीशन का काम ये था कि इस एक्ट के इंप्लीमेंट होने के क्या कंक्लूजन निकलेंगे। ठीक है, उनकी रिपोर्ट जो कि 10 साल बाद इसके देनी थी, कहां तक? कब? 10 साल बाद देनी थी इसके। वो कहां भेजी जाएगी? लंदन। ठीक है, तो उनकी रिपोर्ट कौन बनाएगा? स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, ये असेंबली से एक तरह से अलग हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह से ये जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 खत्म होता है। ठीक है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक और बात याद रखना कि रिजर्व और ट्रांसफर मैटर की जो दायर की रूल की जो बात हुई थी, ये किसी काम में नहीं आया बाद में जाके। ठीक है, अभी भी नहीं है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इट वाज कंप्लीटली अनसक्सेसफुल। कि हम क्यों ना बनाए भाई बजट पे? तुमने जो मेन मैटर्स है वो किसको दे दिए हैं? गवर्नर को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, और हमें सिर्फ काम का लोड दे दिया। वही वाला काम किया जो रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था। ठीक है, उससे पहले हो रहा था, रेगुलेटिंग एक्ट से सॉरी पहले हो रहा था। ट्रीटी ऑफ नहीं नहीं नहीं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद हुआ था ना कि एडमिनिस्ट्रेशन तुम देखो, फाइनेंस हम देखते हैं। तो कंपनी ने जो काम किया फिर से वही काम कर दिया ना। इसलिए ये जो दायरकी वाला जो सिस्टम था ये कंप्लीटली क्या था? फेल था। ये कंप्लीटली अनसक्सेसफुल था। होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी हुई लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने ज्यादा जरूरी थे। ठीक है, और क्लास को आखिर तक सुना कीजिए। बीच में मैं मतलब देखती रहती हूँ कुछ बच्चे बीच में ही भाग जाते हैं। जब चीजों को शुरू से आखिर तक आप देखोगे तब आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई हो। धन्यवाद।